उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पार्ट 2 के 2 साल पूरे हो गए। सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान देहरादून में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी को शामिल हुए। इसमें सीएम धामी ने अपनी सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम धामी के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। धामी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 पे बहुत बहुत। और आपने 2 साल आपकी सरकार के पूरे हुए हैं और इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी शोर है, तो मैं यहीं से अपना सवाल शुरू करना चाहूंगा कि ये पूरा जो लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पे हो रहा है, केंद्र सरकार की भी इमेज है, साथ में आपकी सरकार के भी 2 साल पूरे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे उसमें पुष्कर सिंह धामी की सरकार का जो योगदान है, उनके जो कामकाज है, उसका भी रेफरेंडम होगा? देखिए, कुल मिला के लोकसभा का चुनाव हमारे राज्य के अंदर जब से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री जब वो पद के उम्मीदवार के रूप में आए थे, तब से लेकर 2014 के चुनाव हो या 2019 के चुनाव हो, 5 सीटें यहाँ से जीते हैं और 2024 में भी 5 सीटें जीतेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, हर एक उत्तराखंड वासी जानता है। और आज तो पूरी देश दुनिया के अंदर उनके इन 10 सालों में जिस प्रकार से भारत की पहचान बढ़ी है, दुनिया में हमारी साख बढ़ी है, लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, ये हर एक भारतवासी से छिपा हुआ नहीं है। और ये चुनाव उन्होंने जो 10 साल तक देश के लिए तपस्या की है, अपने को एक एक पल पल उन्होंने देश के लिए लगाया है, देशवासियों को भी उस रिजल्ट में, उस परिणाम में अपनी आहुति देनी है। परिणाम 2024 का 4 जून को निकलेगा, तो उत्तराखंड से यहाँ से 5 सीटें हमारी जीतेंगी। उसमें हमारी डबल इंजन की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ काम कर रही है, उसने भी अनेक काम किए हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का हमने जो प्रदेश की जनता के साथ वायदा किया था, संकल्प लिया था, वो पूरा किया है। धर्मांतरण पर हमने कठोर कानून बनाया है, नकल रोकी है, नकल रोकने के लिए नकल का कानून भी हमने बनाया है। हमारी माताओं बहनों को 30% का सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ दंगा रोकने के लिए, अब दंगा भविष्य में न हो, यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का एक मूल स्वरूप है, वो खराब न हो, किसी प्रकार से भी यहाँ उपद्रव, यहाँ पर दंगा, यहाँ पर आगजनी, उपद्रव, इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि में सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में भाईचारा है जी। यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने देखा होगा बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई थी, उसको प्रशासन ने, कानून ने अपना सख्ती से काम किया है जी। और इसके साथ साथ इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उसका भी हमने प्रावधान कर दिया है। हम दंगा निरोधी जो कानून है वह भी लेकर आए हैं और अब कोई भी दंगाई, कोई भी उपद्रवी, कोई इस प्रकार की आगजनी होगी और उसमें कोई नुकसान सरकारी संपत्ति का, निजी संपत्ति का होगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई स्टेट गवर्नमेंट उससे वसूलेगी। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा एक जो बड़ा डिसीजन अभी सरकार का रहा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का रहा है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य बना है और आपके नेतृत्व की सरकार ने उसको लागू किया है। कुछ दिनों में, जैसा आपने कल बताया भी था, वो यहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो लागू भी हो जाएगा। मेरा सवाल यह है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए कानून की बात करता है, उत्तराखंड में करीबन 14% मुस्लिम आबादी भी है और वो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते रहे हैं। अब जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो एक परीक्षा की घड़ी होगी सरकार के लिए? देखिए, ये हम उत्तराखंड देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, क्योंकि हमारा ये संकल्प था और ये हमने पहला डिसीजन इसी पर किया। 2022 का आम चुनाव जब हम उत्तराखंड में यहाँ अपने मत के लिए, उनके मत के लिए, समर्थन के लिए गए थे, तो हमने यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहला डिसीजन यूसीसी लागू करने की दिशा में काम करेंगे जी। और हमने वो वायदा पूरा किया है। और इसमें जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां अभी एक्ट लागू हो जाएगा तो
उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। जब आप तीसरे साल में प्रवेश कर रही है ये सरकार, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, एक या दो महत्वपूर्ण प्रायोरिटी? देखिए, हमारा यह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। नशा रुकना चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बनना चाहिए, रोजगार स्वरोजगार बनना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हमारी जो बहन बेटियां हैं उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उनको भी काम मिलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी एक दो महत्वपूर्ण पार्टियां रही हैं जो आमने सामने चुनाव में आते रही हैं। 19 विधायक कांग्रेस के थे, एक विधायक शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा था कुछ और लोग भी आना चाह रहे हैं, और बहुत से लोग आए भी हैं कांग्रेस के। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि पार्टी के कई लोग आपके अंदर भी ये कहते हैं कि भाई कितने कांग्रेसी आखिर हमारी पार्टी में आएंगे, ये ना हो कि हमारी पार्टी के अंदर ही एक कांग्रेस की ए टीम और बी टीम बन जाए। इस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, चूंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का और उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, और हर कोई आदमी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर, विकसित भारत की जो संकल्पना है, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है, और इन सब ऐसे निर्णय हुए हैं। सैनिकों के लिए अनेक सुविधाओं का काम हुआ है राज्य के अंदर, क्योंकि ये सैनिक बहुल्य प्रदेश भी है। देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया, सीएए का कानून लागू हो गया। ऐसे अनेक निर्णय, नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत की संसद ने पारित कर दिया। तो दूसरे दलों के लोग आना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर व्यवस्था बनाई है कि अब वो एक प्रक्रिया के तहत इस काम को करेंगे। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स को आपकी सरकार ने अकोमोडेट करा है, अलग अलग जगह में उनकी सेवाएं लेने के लिए कई संस्थानों में लगाया है, कई आयोगों में फिट किया है। एक एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन का बार बार सवाल आता है, आपसे पूछते भी रहे हैं। अब 2 साल हो गए, फिर से कई विधायकों की उम्मीद है कि वो 4 पद हैं वो बनेंगे, या ये भी चर्चा चलती है क्या रीशफलिंग होगी कैबिनेट में? इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, वो बात चली थी और फिर अनेक कारणों से वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है, और निकट भविष्य में सभी प्रकार की जो चीजें हैं हमारी, सब लोग बैठते हैं, आपस में तय करते हैं और फिर निर्णय होते हैं। आप मेरा एक अंतिम सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजधानी का मुद्दा एक हमेशा उत्तराखंड में शुरू से रहा है। अब तो 24 साल स्टेट बने हो गए हमारे। गैरसैंण समर कैपिटल है, लेकिन उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ होगी ये नहीं है, अभी तक तय नहीं हो पाया। क्या आपकी सरकार, क्योंकि आप एकदम खटाखट डिसीजन लेने के लिए भी जाने जाते हैं, क्या स्टेट कैपिटल को लेके कोई सरकार की प्रायोरिटी, कुछ आप इस दिशा में काम करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो चूंकि गैरसैंण हमारी ही सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई हुई है जी, और हम लोग बैठेंगे, इसमें बात करेंगे, और जैसे उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने होते हैं वो सारे निर्णय हम लेते हैं, आने वाले भविष्य में लेंगे इस पर। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के अलावा अगले आने वाले समय में क्या प्रायोरिटीज हैं इसको भी गिनाया। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए देहरादून से। पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने रामनगर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान बलूनी रोड शो भी करते नजर आए, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अनिल बलूनी ने लोगों से बीजेपी को वोट कास्ट करने की अपील की। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अनिल बलूनी का रोड शो पेट्रोल पंप से शुरू कर लखनपुर तक चला, और इसके बीच बाजार में भी अनिल बलूनी ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन किया। बात कर रहे हैं यहाँ तो चलेंगी, जो भी अपने चार वाले। और रामनगर में अनिल बलूनी ने होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी पहुंचे हुए थे। यहां पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के साथ भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि रामनगर में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए प्लान के तहत काम करेंगे, ताकि यहां पर्यटन को और पंख लग सके। अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा, कहा कांग्रेस झूठ और अफवाह फैलाने की फैक्ट्री चला रखी है। देखिए, रामनगर से तो मेरा बहुत पुराना लगाव है, बहुत समय से मैं कॉर्बेट में भी काम करता रहा हूँ, और आने वाले समय में भी रामनगर के अंदर पर्यटन को और बढ़ावा मिले, पर्यटन और अच्छा फले फूले, और नए जोन्स खुले, और बहुत सारी कल्पना मेरे दिमाग में है जो आने वाले समय में मैं अपना जब मैनिफेस्टो हम लोग जारी करेंगे जब जरूर बताएंगे।
हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट फाइनल होने से पहले हरीश रावत ने आज न सिर्फ रोड शो निकाला बल्कि रोड शो में उनके बेटे वीरेंद्र रावत को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की अग्रिम शुभकामनाएं देने का पोस्टर भी नजर आया। नारसन बॉर्डर से निकाले गए रोड शो में चल रहे वाहन पर कैंडिडेट फाइनल होने से पहले वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाए जाने की शुभकामनाएं दी गई। रोड शो का हरिद्वार में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा कि टिकट को लेकर स्थिति बहुत जल्द साफ हो जाएगी और रावत के मुकाबले रावत ही मैदान में उतरेंगे। मुगालते में है, वो मुगालते में है, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और रावत के मैच के लिए रावत ही ढूंढा जाएगा। भाजपा का रावत हारेगा, कांग्रेस का रावत जीतेगा, मैं इतना कहता हूं, क्योंकि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और जनता के बदलाव की जो भावना बनी है उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। नाम कब तक साफ हो जाएगा? समय बहुत कम बचा हुआ है। मेरी समझ से आज साफ हो जाना चाहिए। होली के उत्साह के बीच हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर बेहद रोचक नजारा दिखाई दिया। यहाँ किन्नरों ने धूमधाम से मसान की होली खेली। मसान होली चिता की राख से खेली जाती है। यहाँ पर खड़खड़ी घाट पर पहुंचे किन्नरों के समूह ने चिता की राख अपने शरीर पर मली, साथ ही रंग गुलाल उड़ाया और ढोल की थाप पर भी खूब नाचे। आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी में कुछ समुदाय मसान होली खेलते हैं। हालांकि हरिद्वार में यह नजारा पहली बार देखने को मिला है। पुरानी मान्यता के अनुसार जीवन के साथ मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाने का संदेश देने के लिए मसान होली खेली जाती है। चुनाव का खुमार होली के त्योहार पर भी दिखने लगा है। पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से लेकर केंद्र सरकार के मुद्दे और राम मंदिर की गूंज पिचकारी से लेकर फेस मास्क तक मार्केट में मौजूद हैं। देखिए। अप्रैल को उत्तराखंड में पहले फेज में ही वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव प्रचार के बीच त्योहारों पर भी इलेक्शन की छाप दिखने लगी है। इन दिनों बाजार में होली की रौनक है तो पिचकारी से लेकर कलर, होली टी शर्ट में भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की फोटो वाले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड पीएम मोदी के मास्क की है, वहीं पिचकारी भी लोगों को भा रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत नई तरह की पिचकारी आई हैं, बहुत नए वेरिएशंस हैं। स्पेशली यहाँ पे मोदी जी के मास्क भी हैं एंड योगी जी वगैरह, इन सब के। राम मंदिर, स्पेशली राम मंदिर की टी शर्ट्स वगैरह हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। खरीदोगे आप? हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। मोदी जी के मास्क भी हैं, मोदी जी की पिचकारियाँ भी हैं और लोग खूब इस होली को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने भी खरीदी? अब ले रहा हूँ जी, खरीद रहा हूँ, ले रहा हूँ। दुकानदार भी बताते हैं कि नेताओं के फोटो वाले मास्क पिचकारी लोगों को पसंद आ रहे हैं। 400 की रेंज से लेकर 1000 रुपए तक के पिचकारी मार्केट में मौजूद हैं। इलेक्शन में हमारे पे बीजेपी में आ रखी है, एक पिचकारी आ रखी है, मोदी के मास्क आ रखे हैं और यही दो चार वैरायटी आ रखी है। एक हनुमान जी का मास्क आ रखा है राम मंदिर के उपलक्ष्य में। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे आजकल मोदी जी का चला हुआ है, मोदी जी का फेस, मोदी जी की टी शर्ट, मोदी जी की पिचकारियाँ, बहुत अच्छी वैरायटी आ रखी है इस बार। लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत डिमांड है, अच्छी डिमांड है। यानी जनता के मूड को भांपते हुए मार्केट में भी इलेक्शन की रौनक देखने को मिल रही है और त्योहार भी इससे अछूते नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आपने वैसे तो बहुत सारी होलियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको फौजियों की होली में लिए चलते हैं, जहां फौजी कदमों से नहीं बल्कि सुरों से ताल मिला रहे हैं। वैसे तो ऐसी खड़ी होलियों का दौर पूरे कुमाऊं में जारी है, लेकिन ये होली बाकियों के मुकाबले बिल्कुल जुदा है, क्योंकि इसे गाने वाले कभी देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा चुके हैं। देश के ये जांबाज सिपाही सेना से रिटायरमेंट के बाद अपनी इस होली के जरिए संस्कृति की अलख जगा रहे हैं। हमारा यही एक मकसद है कि अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना, हर घर घर जाके भाईचारा बनाना होली के माध्यम से,
क्योंकि हमारी संस्कृति जो है पीछे लुप्त होते जा रही है। हल्द्वानी के बिठौरिया इलाके में फौजियों वाली इस होली का सिलसिला पिछले 35 सालों से जारी है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौर में हो रही इस होली में ये पूर्व फौजी भारत के मजबूत लोकतंत्र की भी नींव रख रहे हैं, वो भी लोगों से वोट की अपील कर। घर घर हम होली जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मतदान करिए। मतदान जो लोग ठीक है, जिसको आप अच्छा समझते हैं उसको मतदान करिए, मतदान जरूर करें। और आज जो बूढ़ बाड़ी और जो डंटे ने चल रही यहाँ, और इन्होंने बहुत आभार, और इसके खेलते रहो, हंसते रहो, चलते रहो, और तब हमारी संस्कृति आगे बढ़े। यह भी है कुमाऊं संस्कृति हमारे बहुत से। वाकई पूर्व फौजियों की धर्म और संस्कृति को लेकर ये मुहिम बिल्कुल अनोखी है। खास बात यह है कि फौजियों की इस होली से 150 से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं, जो हल्द्वानी जैसे शहर में कुमाऊं के सुदूर पहाड़ों में बिखरी संस्कृति को समेटने की अनोखी कोशिश कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो हर साल होली के 5वें दिन से शुरू होने वाले झंडे मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ जहां दर्शनी गिलाफ सिले जा रहे हैं, वहीं देश विदेश से पहुंची संगत दरबार सहित सजावट में लगी है। देहरादून के ऐतिहासिक झंडे जी का आरोहण इस बार 30 मार्च को होगा, जिसका साक्षी बनने के लिए देश विदेश की संगत दून पहुंचने लगी है। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले हरभजन सिंह जहां इस बार दर्शनी गिलाफ चढ़ाएंगे, वहीं इन गिलाफ को सिलने और दरबार साहिब में सजावट का काम जोरों पर चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से तो कई श्रद्धालु दरबार साहिब में डेरा भी डाल चुके हैं। हमारे यहाँ पे दादा परदादा शुरू से ही पीढ़ियाँ आ रही है हमारी, हम भी शुरू से आ रहे हैं यहाँ पे। सेवा झंडे से 10 दिन पहले आ जाते हैं सेवा के लिए यहाँ पे, तो बहुत श्रद्धा है हमारे बीच में। और हमारे नालागढ़ पूरा एरिया इधर आता है जी। हाँ जी मैम, सही बात है जी, हम शुरू से आ रहे, बचपन से आ रहा हूँ जी मैं। आस्था बहुत है जी, हर एक मनोकामना पूरी होती है जी। दरबार साहिब के सज्जा दानशील श्री महंत देवेश दास जी महाराज बताते हैं कि सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय महाराज के बड़े पुत्र गुरु राम राय महाराज ने साल 1675 में चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन देहरादून में पदार्पण किया था। इसके ठीक 1 साल बाद 1676 में इसी दिन उनके सम्मान में उत्सव मनाया जाने लगा और यहीं से झंडे जी मेले की शुरुआत हुई और ये मेला दून घाटी का सालाना समारोह बन गया। चैत्र की महापंचमी के दिन ही गुरु राम राय जी का जन्म दिवस होता है और इसी दिन झंडे जी के आरोहण की परंपरा है। देहरादून शहर का नाम उनके दून में डेरा डालने से ही जोड़ा जाता है। आस्था और विश्वास के साथ लोग उनके दर पर मत्था टेकने आते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आस्था के साथ, विश्वास के साथ आता है, मत्था टेकता है और कोई भी मन्नत मांगता है, गुरु महाराज उसकी हर मन्नत को पूरा करते हैं और उनकी झोलियों को अपने आशीर्वाद से भरते हैं। झंडे जी चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। श्री झंडे जी चढ़ाने का दृश्य बड़ा दिव्य अलौकिक होता है और उस समय दरबार परिसर में लाखों की संख्या में संगतें होती हैं और हर कोई जो है उस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता है। अभी झंडे जी के आरोहण में कुछ दिन बाकी है, लेकिन इसकी तैयारियां और लोगों में उत्साह चरम पर है। हर साल लोग अपनी मनोकामना लिए दूर दूर से दरबार साहिब में मत्था टेकने आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।